नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हमारा हरियाणा का पलवल जिला। किसके बारे में पढ़ेंगे? पलवल के बारे में पढ़ेंगे। पलवल तो जो जिलेवार जो परिचय चल रहा है उसमें आज हम देखेंगे हमारे पलवल को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा पलवल है, इस पलवल की स्थापना कब होती है। किसकी? पलवल की स्थापना, या इसका मान सकते हो आप गठन। गठन या स्थापना एक ही बात है। तो इसका गठन होता है आपका 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को आपके पलवल की स्थापना होती है और हरियाणा का ये आपका 21वां जिला था। कौन सा? आपका 21वां जिला। तो पलवल कौन सा जिला? हरियाणा का आपका 21वां जिला है। आप ये बात याद रखना। और जो आपका पलवल है ये कौन से जिले से अलग होकर बना था? तो ये आपका फरीदाबाद से। किससे अलग होकर? आपके फरीदाबाद से अलग होकर आपका पलवल बनता है। तो फरीदाबाद से अलग है। तो किससे अलग हुआ? ये आपके फरीदाबाद से अलग हुआ था। और फरीदाबाद की स्थापना हम पीछे वाली जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं हमारी 2 अगस्त 1979 को। और ये हरियाणा का 12वां जिला था। तो इससे अलग होकर कौन सा बना? हमारा पलवल बना। अब देखते हैं कि जो हमारा पलवल है इसका क्षेत्रफल कितना है। पलवल का क्षेत्रफल, तो पलवल का क्षेत्रफल कितना होगा? 1359 वर्ग किलोमीटर ये होगा हमारा पलवल का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं पलवल का जनसंख्या घनत्व कि जो पलवल है इसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा, वहां पे कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर जो जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो हमारा जो फरीदाबाद है इसका जो जनसंख्या घनत्व होगा 767 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या हमारा जनसंख्या घनत्व है? किसका? फरीदाबाद, जो हमारा पलवल का। अब हम देखते हैं कि फरीदाबाद का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात, तो जो आपका पलवल है इस पलवल का लिंगानुपात आपका होगा 880। तो ये क्या होगा? पलवल का आपका लिंगानुपात कितना? आपका 880 इसे पलवल का लिंगानुपात है। अब हम देखते हैं कि पलवल की साक्षरता कितनी है, कि यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हुए हैं। कौन में? पलवल में। तो 69% जो लोग हैं वो पलवल में पढ़े लिखे हैं। कितने? आपके 69% लोग पलवल में आपके पढ़े लिखे हैं। अब हम देखते हैं कि पलवल को किन उपनामों से जाना जाता है। उपनाम, तो पलवल को पहले हम देखते हैं कॉटन सिटी के नाम से। कॉटन ऑफ सिटी। तो कॉटन ऑफ सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके पलवल को जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो आपके कॉटन कपास होती है वो आपके सिरसा जिले में होती है। उसके बाद में आपके पलवल को अस्पतालों व स्कूलों का शहर भी कहा जाता है। कौन से? आपके स्कूल व अस्पतालों का शहर। तो ये भी किसको कहा जाता है? आपके पलवल को कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पलवल है इस पलवल को प्राचीन समय में एक राक्षस हुआ करता था। कौन सा? एक राक्षस जिसका नाम था पलम्बासुर। राक्षस का नाम क्या होगा? राक्षस हुआ करता था एक, उसका नाम है पलम्बासुर। तो ये पलम्बासुर जो राक्षस है इस राक्षस की ये राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? आपकी पलवल। पलवल क्या हुआ करती थी? एक राजधानी हुआ करती थी। किसकी?
पलम्बासुर नाम के राक्षस की ये प्राचीन समय में माना जाता है। उसके बाद में जो आपका पलवल है, जो आपकी आईने ए अकबरी है, कौन सी आपकी आईने ए अकबरी, उसके अंदर भी हमें पलवल का वर्णन मिलता है। उसमें पलवल को किस नाम से जाना गया है, तो अपलव के नाम से जाना गया है। अपलव, अपलव। तो ये हो गया पलवल का प्राचीन नाम। क्या नाम हो गया, अपलव। किसका, पलवल का प्राचीन नाम हो गया अपलव। और ये हमें कौन से किस में मिलता है, तो आईने ए अकबरी में मिलता है हमें अपलव। तो किस में मिलता है, आईने ए अकबरी में, आईने ए अकबरी में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आईने ए अकबरी जो पुस्तक है उसमें हरियाणा के कौन से जिले का हमें वर्णन मिलता है, तो हमें जो पलवल जिला है इसका वर्णन मिलता है। और इसका जो नाम है वो किस नाम से पता चलता है, तो अपलव के नाम से हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं कि पलवल में एक आपकी 12 खम्मा छतरी है। जो एसएससी यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि आपकी 12 खम्बा छतरी कहाँ पे है, तो वो आपकी होगी होडल पलवल में। कौन सी आपकी 12 खम्मे छतरी या 12 खम्मा छतरी। तो 12 खम्मा छतरी आपकी कहां पे है, होडल पलवल में। होडल पलवल में हमारी कौन सी 12 खम्मा छतरी कहां पे, हमारी होडल पलवल में। ये जो आपकी 12 खम्मा छतरी आपकी होडल पलवल में है, इसका निर्माण किसने करवाया, किसका, इसका निर्माण। तो इसका निर्माण करवाया था आपके एक राजा थे आपके, जिनका नाम है आपके काशीराम। क्या, काशीराम, काशीराम। तो ये एक राजा थे काशीराम। इस काशीराम ने क्या किया कि जो होडल की जो आपकी 12 खम्मा छतरी है, इसकी आपकी 12 खम्मा ये 12 खम्बा छतरी, इसका निर्माण करवाया किसने, काशीराम ने। और ये किसकी याद में करवाया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसकी याद में करवाया। तो इस काशीराम की एक पुत्री थी, किसकी पुत्री, काशीराम की पुत्री, जिसका नाम क्या है, किशोरी बाई। किशोरी बाई। तो इस किशोरी बाई के नाम पर ये बनी हुई है आपकी 12 खम्बा छतरी। और इस किशोरी बाई की शादी किससे होती है, तो इसकी शादी होती है आपके जो आपके राजा थे, जिनका नाम है आपका राजा सूरजमल। कौन थे आपके, राजा सूरजमल। राजा सूरजमल। यहां पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं आपको दिखाई भी नहीं दे। सही है एकदम बिल्कुल। तो ये थे आपके राजा सूरजमल है। तो इसकी शादी किससे होती है, तो किशोरी बाई से इसकी शादी होती है। तो ये जो आपके राजा सूरजमल है, इनके ससुर कौन होंगे, तो काशीराम इनके क्या हो जाते हैं, ससुर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो आपकी 12 खम्बा छतरी है, इसका निर्माण करवाया था, तो किसने, काशीराम ने। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपसे पूछे किशोरी बाई का महल। क्या, किशोरी बाई का महल। बाई का महल। तो ये किशोरी बाई का महल है, ये भी कहां पे आपके, तो ये भी आपके होडल पलवल में है। कहां पे आपके, होडल पलवल में। तो ये भी आपके होडल पलवल में है। कौन सा, किशोरी बाई का महल होडल पलवल में। और इसका जो निर्माण है, किसका निर्माण है, किशोरी बाई जो महल है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया आपके, 1754 ईस्वी से लेकर है 1764 ईस्वी तक इसका निर्माण होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में
जो किशोरीबाई तालाब है इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है। किशोरीबाई, हाँ, किशोरीबाई ये तो महल हो गया, किशोरीबाई तालाब है, किशोरीबाई का तालाब है। तो ये पूछे आपसे कि किशोरीबाई का तालाब कहाँ है, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, ये भी आपके होडल है पलवल में है। कौन सा, किशोरीबाई का तालाब आप कहाँ पे है, होडल है पलवल में। और ये जो किशोरीबाई का तालाब है इसका आपसे अन्य नाम पूछेगा, इसका अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम क्या होगा, किशोरीबाई तालाब का अन्य नाम होगा आपका सती का तालाब। किसका, सती का तालाब है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, सती का तालाब है। तो सती का तालाब किसका अन्य नाम है, किशोरीबाई तालाब का अन्य नाम है सतीबाई तालाब है। और किशोरीबाई किसकी पुत्री थी, तो काशीराम की पुत्री थी। इसकी शादी किसी होती है, तो राजा सूरजमल से इसकी शादी होती है। उसके बाद में आपसे काशीराम का भी महल पूछे या काशीराम का आपसे किला पूछे, या महल या किला या हवेली, या मान सकते हो काशीराम की हवेली, हवेली। तो ये भी हमारी कहाँ पे होगी, तो ये भी हमारे पलवल के अंदर होगी। काशीराम की हवेली कहाँ पे है, हमारे पलवल में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसी के साथ में ही कि एक आपकी होडल की सराय है। कौन सी, होडल की सराय, होडल की सराय, होडल की सराय है। तो ये जो होडल की सराय है ये भी कहाँ पे, आपके पलवल में है। होडल की सराय कहाँ पे आपके, तो ये भी आपके पलवल में होगी। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कौन कराता है, तो इसका निर्माण आपके सूरजमल ने करवाया था। होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया, सूरजमल ने। उसके बाद में आपके पलवल में एक आपका मटिया का किला, कौन सा आपका, मटिया का किला। ये यहां पे लिख देते हैं हमें, मटिया का महल और एक आपका मटिया का किला, मटिया का किला। तो ये भी दोनों कहाँ पे हमारे, तो ये भी दोनों पलवल के अंदर है। बस इन दोनों के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है कि आपसे पूछे कि जो मटिया का महल है इसका जो निर्माण का कार्य है वो किसने करवाया, तो जो मुगल शासक थे उनके द्वारा किया गया। मटिया का किला मुगल शासकों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। और जो मटिया का किला है ये तो महल हो गया, और ये किला, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने, तो शेर शाह सूरी ने। तो ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक आपका डबचिक होडल, एक पर्यटन स्थल है आपका डबचिक होडल। तो वो भी कहाँ पे हमारे, तो वो भी पलवल में है। कौन सा आपका, डबचिक होडल, पलवल में। उसके बारे में भी आप ध्यान में रखना, कौन सा, डबचिक होडल। डबचिक होडल ये एक आपका पर्यटन है। तो ये कहाँ पे है, डबचिक होडल है आपका, तो ये आपके पलवल में। और यहीं पे एक यहाँ पर आपकी है पांडवों की पंचवटी। कौन सी, पांडवों की पंचवटी। तो पांडवों की पंचवटी भी कहाँ है हमारे, तो पलवल में है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, किसकी, पांडवों की पंचवटी। अब हम कुछ व्यक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। पंजाब का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, पंजाब व हरियाणा दोनों मानो आप इसको, पंजाब व हरियाणा। ये किसको कहा जाता है,
लाला मुरलीधर को, लाला मुरलीधर को। तो ये जो आपके लाला मुरलीधर है, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका संबंध आपके पलवल से। किसका? जो लाला मुरलीधर है, इनका संबंध कहाँ से है? पलवल से। अब हम इस लाला मुरलीधर के बारे में देखते हैं सभी बातें। लाला मुरलीधर, तो आप ये याद रखना कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। ये हमारे लाला मुरलीधर हो जाते हैं और इनका संबंध हो गया पलवल से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाला मुरलीधर, इनका जन्म होता है 1848 के अंदर। कब? 1848 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। लाला मुरलीधर का जन्म है 1848 में। अब इनकी मृत्यु देखते हम कब होती है। इनकी मृत्यु होती है 1922 में। तो मृत्यु कब होगी इनकी? 1922 में। अब हम देखते हैं कि जो आपके लाला मुरलीधर है, इसको 2 उपाधियां मिली हुई है। कितनी उपाधियां? 2 उपाधियां। एक आपकी राय बहादुर की, एक आपकी राय बहादुर की, और एक आपकी केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद। तो ये 2 उपाधियां किसको मिली है? तो लाला मुरलीधर को ये 2 उपाधियां मिली हुई है। एक आपकी राय बहादुर और एक आपकी केसर-ए-हिंद। तो ये जो आपकी राय बहादुर की उपाधि है, ये कब मिलती है? तो 1898 को। कब मिली? 1898 को। किसको? लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि 1898 में मिलती है। और एक केसर-ए-हिंद की उपाधि इनको कब मिलती है? 1904 में केसर-ए-हिंद की उपाधि मिलती है। अब ये जो आपकी राय बहादुर की उपाधि है, ये जो आपके लाला मुरलीधर है, इन्होंने ये वापस कब की? जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी राय बहादुर की, इसको उन्होंने वापस कब की? तो इसको वापस की उन्होंने 1920 के दौरान। तो कब वापस की? वापस, तो वापस कब की उन्होंने? 1920 में। और असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग जब आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में जो हमारे लाला मुरलीधर है, उन्होंने जो राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1898 में, ये 1920 में इन्होंने क्या कर दी? वापिस कर दी। तो वापिस ये आप ध्यान में रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। इतना एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो आप ये क्लास अच्छी तरीके से देखिए। और एक हमारा एक यूट्यूब चैनल, जो नया यूट्यूब चैनल है हमारा, तो वो भी हम बताते हैं आपको। तो उसका नाम आपको जिक्के बाय रवि सर के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो हमारे उस यूट्यूब चैनल पे जाके ये जो सारी बातें हैं, जो हमारे डिटेल वाइज वहाँ पे चैप्टर चल रहे हैं, तो उनको भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये जो आपकी केसर-ए-हिंद की उपाधि है, कौन सी आपकी? केसर-ए-हिंद की उपाधि है, ये उन्होंने वापस कब की? वापिस। तो जो आपकी केसर-ए-हिंद की उपाधि है, ये उन्होंने 1921 में वापिस कर दी थी। किसको? अंग्रेजों को 1921 में ये क्या है? वापिस कर दी थी। जो हमारा रोल्ट एक्ट चल रहा था, कौन सा? रोल्ट एक्ट के विरोध में, रोल्ट एक्ट के विरोध में। तो इसके विरोध में इन्होंने 1921 में जो अपनी उपाधि मिली हुई थी, ये उपाधि उन्होंने वापिस कर दी थी। अब हम देखते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की जो सबसे पहले जो शाखा लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो भी आपके लाला मुरलीधर के द्वारा किया गया। उन्होंने अम्बाड़ा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा लेके आए थे। कहाँ पे? आपके अम्बाड़ा में 1886 में ये जो शाखा लेके आए थे लाला मुरलीधर, किसकी? कांग्रेस की। आप ये बात ध्यान में रख सकते हो। कांग्रेस की सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे शाखा आती है? आपके अम्बाड़ा में 1886 में।
और 1887 में कहाँ पे आती है आपके, 1887 में ये आपके आएगी रोहतक में, रोहतक में 1888 में, और आपके हिसार में 87, और हिसार में होगी आपकी 1888 में। तो 1888 में आपके कहाँ पे आती है, हिसार में। ये भी आपको लाला लाजपत राय थे, वो आपके हिसार में लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि 15 फरवरी 1921 को, आपका 15 फरवरी 1921 को जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने रोहतक में एक सार्वजनिक सभा की थी। कहाँ पे, रोहतक में एक सार्वजनिक सभा बुलाई थी। रोहतक में एक जो सार्वजनिक सभा बुलाई थी, उस सभा की अध्यक्षता हमारे लाला मुरलीधर ने की थी, अध्यक्षता। तो जो रोहतक की अध्यक्षता थी उसे किसने की, आपके लाला मुरलीधर ने की थी। 15 फरवरी 1921 में जो महात्मा गांधी ने रोहतक में जो एक सार्वजनिक सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो हमारे लाला मुरलीधर ने की थी। अब जो आपके लाला मुरलीधर है, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। लाला मुरलीधर ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम क्या है, खेर संदेश, खेर संदेश। तो ये क्या है, एक समाचार पत्र है। किसके द्वारा निकाला गया, तो लाला मुरलीधर के द्वारा निकाला गया। ये किस प्रकार का समाचार पत्र था, तो ये एक उर्दू का समाचार पत्र था, और ये साप्ताहिक था आपका। कौन सा होगा, साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये कब निकाला गया, तो 1889 को निकाला गया। तो ये दोनों जो डेट है, ये इनका अपोजिट है, इनमें कंफ्यूज मत होना। जो बीच में 88 है, ये तो आपका होगा जो संदेश पत्र निकाला था उसकी होगी, और ये जो साइड में आपके 88 है, जो ये भी 8 और आपका ये भी 8 है, ये होगा इन्होंने राय बहादुर की उपाधि मिली थी। तो इन दोनों में कंफ्यूज है मत होना आप। तो ये हो गया खेर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला, तो लाला मुरलीधर ने। और ये क्या है, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही पूछे आपसे, हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही, प्रथम जेल सत्याग्रही। तो हरियाणा का प्रथम जेल सत्याग्रही भी कौन सा होगा हमारा, तो लाला मुरलीधर होगा। यही हमारे क्या है, हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही मुरलीधर होंगे। और ये कौन से हैं, व्यक्ति हैं, यही आप मान सकते हो पुरुष, पुरुष जेल सत्याग्रही। और इसी के साथ में हम कर लेते हैं महिला सत्याग्रही। हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही या जिसको जेल में डाला गया महिला को, वो आपकी होगी चांद बाई। कौन सी आपकी, चांद बाई। तो चांद बाई का संबंध कहां से होगा, ये आपके सिरसा से होगा। आप ये ध्यान में रखना कि जो आपकी चांद बाई है, इसका संबंध कहां से होगा, तो सिरसा से होगा। ये इतनी सारी बातें आपकी लाला मुरलीधर के बारे में थी। तो ये हो गया हमारे लाला मुरलीधर। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि पलवल में, तो पलवल में जो हमारे महात्मा गांधी है, वो सबसे पहले हरियाणा के कौन से जिले में आए थे, तो वो भी आपके पलवल में आए थे। सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे आए थे महात्मा गांधी, तो आपके पलवल के अंदर। हरियाणा में पहली बार महात्मा गांधी, हरियाणा में पहली बार महात्मा गांधी तो ये कहाँ पे आए थे आपके, तो पलवल में। ये आप सभी जानते होंगे। पलवल में कब आए थे, 10 अप्रैल 1919 को ये कहाँ पे आते हैं, आपके पलवल में आते हैं। कौन से, आपके महात्मा गांधी। अब ये जो महात्मा गांधी का जिक्र हम कर ही चुके हैं, तो पूरा हरियाणा भी देख लेते हैं कि महात्मा गांधी कब कौन से जिले में पहुंचा था। तो हम देखते हैं 10 अप्रैल के बाद में, 10 अप्रैल 1919 को ये कहाँ पे आता है आपका, तो पलवल में आता है। उसके बाद में हम देखेंगे 30 जुलाई, इसके साथ में करो आप 30 जुलाई 1919 को ही।
तो ये हो गया हमारा 10 अप्रैल और ये हो गया जुलाई, और ये 10 है और ये 30 है। तो ये कहाँ पे हमारा आता है, ये हमारे हिसार में। कहाँ पे, हिसार में। कब है, 30 जुलाई 1919 को आपके कहाँ पे आता है, हिसार में। उसके बाद में 22 अक्टूबर 1920 को, 22 अक्टूबर 1920 को ये आपके भिवानी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, भिवानी में। कब है, 22 अक्टूबर 1920 को। तो 1919 में 2 बार आए थे ये, एक आपके पलवल में और एक आपके हिसार में। और 1920 में एक बार ही आते हैं ये आपके कहाँ पे हैं, तो वो आपके भिवानी में। अब भिवानी में ये सेकंड बार आते हैं महात्मा गांधी, तो वो कब आते हैं, तो वो आते 15 फरवरी 1921 को। 15 फरवरी 1921 को जो भिवानी में ये सेकंड बार आते हैं, भिवानी में सेकंड बार। तो भिवानी में प्रथम बार पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा 22 अक्टूबर 1920 को, और सेकंड बार पूछे तो आपके 15 फरवरी 1921 को। भिवानी के बाद में ये आपके 17 फरवरी 1921 को। कब है, 17 फरवरी 1921 को ये कहाँ पे आते हैं हमारे, तो ये होगा रोहतक में। ये आएंगे हमारे रोहतक में। तो रोहतक में महात्मा गांधी कब आए आपके, 17 फरवरी। ये यहाँ पे 15 फरवरी और यहाँ पे 17 फरवरी। इनके बीच में आपके एक याद रखना, आप 8 मार्च है। कौन सा आपका, 8 मार्च 1921 को ये बीच में आएंगे आपके अंबाला में। तो 8 मार्च 1921 को अंबाला में, 15 फरवरी 1921 को ये आपके रोहतक में, सेकंड बार भिवानी में, और 17 फरवरी 1921 में ये आपके पहुंचेंगे रोहतक में। अब रोहतक में ये सेकंड बार कब आते हैं, सेकंड बार। तो रोहतक में हमारे जो महात्मा गांधी है वो सेकंड बार आपके 2 दिसंबर 1947 को, 2 दिसंबर 1947 को ये रोहतक में आते हैं आपके सेकंड बार। और रोहतक के बाद में ये आएंगे हमारे पानीपत में। कहाँ पे, पानीपत में। रोहतक के बाद में होंगे आपके पानीपत है। तो पानीपत में आपके 9 दिसंबर 1947 को आप होंगे पानीपत में। और लास्ट में हमारे होंगे नूह के अंदर है। कहाँ पे, नूह कहाँ पे आपके, मेवात में। ये आपके 19 दिसंबर 1947 को। तो ये सभी सीक्वेंस एक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे याद कर सकते हो। बिल्कुल आसान सी बात है। आप इनके जो आगे वाले सन ना याद रख सको तो कम से कम इनके पीछे वाले सन याद रखो। आप याद रखना कि 1919 में महात्मा गांधी 2 बार हरियाणा में आते हैं। तो सबसे पहले ये पहुंचे आपके पलवल में और सेकंड बार पहुंचे आपके हिसार में। उसके बाद में 1920 में आपके महात्मा गांधी आपके भिवानी में पहुंचते हैं और सेकंड बार भिवानी में 1 साल बाद में 1921 में आते हैं। तो ये आपके होंगे भिवानी में। आप ये याद रख सको तो बहुत ही अच्छी बात है। 22 अक्टूबर 1920, 15 फरवरी 1921, 17 फरवरी 1921, 2 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1947, 19 दिसंबर 1947, 8 मार्च 1921। ये ज़्यादा कंफ्यूज वाली डेट नहीं है, एक सीक्वेंस में ही है, इसलिए मैंने आपको सभी एक साथ ये बता दी है। तो उसके बाद में ये आपका 19-20 वाला हो गया। उसके बाद में 3 डेट आपको याद रखनी है 1921 वाली। कितनी, 1921 वाली। तो पहले आपकी कौन सी होगी, 1921 में आपके भिवानी में आते हैं। भिवानी के बाद में आपके रोहतक में होंगे और रोहतक के और एक आपकी अंबाला, ये 1921 में। उसके बाद में आपके 1947। तो 1947 आपकी रोहतक है, पानीपत है और नूह, ये हो गई आपकी 1947 वाली। तो कहीं को कंफ्यूज हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक बार फिर से इनको हमें रिपीट करवा देंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी आश्रम पूछे आपसे। क्या, महात्मा गांधी आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम। तो महात्मा गांधी आश्रम कहां पे होगा हमारा, पलवल में। कौन सा, महात्मा गांधी आश्रम है कहाँ पे है हमारे,
पलवल में है, ये आप बातें याद रखना। और ये जो हमारा आश्रम है महात्मा गांधी आश्रम है पलवल में, इसकी जो नींव है वो किसने रखी? तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कि महात्मा गांधी जो आश्रम है इसके बनाने का कार्य किसने किया आपके? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया? 1938 में। ये भी आप याद रख सकते हो, 1938 के अंदर महात्मा गांधी आश्रम कहाँ आपके? तो पलवल में है। उसके बाद में ये जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, तो आपके सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पूछे आपसे, तो वो भी आपका कहाँ पे होगा? तो पलवल में। इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है? तो पलवल ने। और सुभाष चंद्र बोस ने किसका निर्माण करवाया? तो पलवल के अंदर है गांधी आश्रम का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1938 में गांधी आश्रम का निर्माण करवाया। उसके बाद में जो हमारी भगवत गीता है, कौन सी? भगवत गीता। इस भगवत गीता में हमें एक गांव का वर्णन मिलता है, आहारवान गांव का। आहरवान, ये गांव का वर्णन मिलता है हमें। आहरवान ये गांव है। ये जो गांव है आहरवान है, ये एक पलवल का गांव है। किसका गांव है? पलवल का गांव है। तो ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से पूछ सकती है कि जो हमारे गीता है, उस गीता में एक हमें हारवान गांव के नाम से वर्णन मिलता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं या किस जिले के रूप में जानते हैं? तो हमारा आंसर होगा हम उसको पलवल के रूप में जानते हैं। किसमें? जो हमारी गीता है भगवत गीता, उसमें हमें एक आहरवान गांव के नाम मिलता है, उसमें हमें पलवल के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं आपकी आईने ए अकबरी में, आईने ए अकबरी, तो आईने ए अकबरी में हमें पलवल का वर्णन मिलता है। किसमें? आईने अकबरी में वर्णन किसका मिलता है? पलवल में मिलता है। और आपका एक द्रौपदी घाट है। कौन सा? द्रौपदी घाट है, द्रौपदी घाट है। तो द्रौपदी घाट भी कहाँ है आपका? एक है पलवल में, आपका द्रौपदी घाट पलवल में है। आप ये भी आप ध्यान में रखना, द्रौपदी घाट कहाँ है? आपके पलवल में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो वो आपका होगा पलवल में, दाऊ जी का मंदिर। तो वो कौन सा होगा आपका? बंचारी गांव पलवल में, बंचारी गांव पलवल में। किसका मंदिर? दाऊ जी का मंदिर। जो दाऊ जी है ये हमें भगवान बलराम के रूप में जानते हैं, भगवान बलराम। तो जो भगवान बलराम थे ये श्री कृष्ण के क्या थे? भाई, श्री कृष्ण के भाई। तो इनका मंदिर, इनका जो मंदिर कहाँ पे है? वो आपके दाऊ जी बंचारी गांव पलवल में इनका मंदिर है। और भगवान बलराम का जो जन्म है वो हमने कहाँ पे किया था? जो पीछे वाली वीडियो में, वल्लभगढ़ फरीदाबाद में, वल्लभगढ़ आपके फरीदाबाद में, वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। किन का जन्म है? भगवान बलराम का जन्म आपके वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और भगवान बलराम को किसानों का देवता भी कहा जाता है, किसानों का देवता। किसको कहा जाता है? आपके भगवान बलराम को कहा जाता है आपके किसानों का देवता भी इनको कहा जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे, ये तो आपका दाऊ जी का मंदिर हो गया बंचारी गांव पलवल में, और आपसे भगवान श्री बलराम का मंदिर भी पूछे तो वो भी आपके बंचारी गांव पलवल में होगा। तो ये आप एक ही नाम है, दाऊ जी और भगवान बलराम है। इनका मंदिर कहाँ पे होगा? आपका बंचारी गांव में पलवल में इनका मंदिर होगा। उसके बाद में आपके होली का मेला, कौन सा? होली का मेला।
होली का मेला। तो होली का मेला कहाँ पे लगता है? आपके पलवल में लगता है। होली का मेला आपके पलवल में। और रक्षाबंधन के दिन आपके मेला, रक्षाबंधन के दिन मेला। तो रक्षाबंधन के दिन भी आपका मेला कहाँ लगता है? वो भी आपके पलवल में। ये बात भी आप ध्यान में रखना कि रक्षाबंधन के दिन आपके मेला कहाँ लगता है, तो वो भी आपके पलवल में। और होली का मेला आपसे प्रॉपर स्थान पूछे तो ये आपका वंचारी गांव पलवल में, वंचारी गांव है आपका पलवल में होगा। उसके बाद में जो आपका पलवल है इसको सूरवीरों का जिला और जो राज्य कवि हैं आप मान सकते हो कि जो आपके कवियों का गांव या सूरवीरों का गांव भी कहा जाता है इस पलवल को। कवियों का गांव, कवियों का गांव और सूरवीरों का गांव, सूरवीरों का गांव। तो ये भी किसको कहा जाता है? ये भी आपके पलवल को कहा जाता है। कवियों का गांव और सूरवीरों का गांव किसको कहा जाता है? आपके पलवल को कहा जाता है। उसके बाद में ये जो हमने रक्षाबंधन का मेला किया था ये हमने देखा था पलवल। अब रक्षाबंधन के साथ में भी हम और पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेला लगता है। तो रक्षाबंधन के दिन एक आपका चरखी दादरी में मेला लगता है। कहाँ पे? आपके चरखी दादरी में। तो चरखी दादरी में भी रक्षाबंधन के दिन आपका मेला लगता है। और रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला किसके दिन है? रक्षाबंधन के दिन है बाबा खेड़े वाला, बाबा खेड़े वाला। तो बाबा खेड़े वाला का मेला कहाँ पर लगता है रक्षाबंधन के दिन? वो आपके भिवानी में। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि जो बाबा खेड़े वाला है उसके पूछे तो ये आपका होगा भिवानी में। और रक्षाबंधन के दिन जो आपका सलोनी सात्यु त्योहार मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो आपके झज्जर में। तो आपसे रक्षाबंधन के दिन सलोनी सात्यु, सलोनी त्योहार भी बोल सकते हो। तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाएगा? ये आपके झज्जर में। तो इनके साथ आप ये भी बातें ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि पलवल में और क्या क्या है। हरियाणा राज्य का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय कौन सा? हरियाणा राज्य का प्रथम है कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम है कौशल विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। तो वो कहाँ पे? आपके दूधौला पलवल में, दूधौला पलवल में। ये क्या है? और यहाँ पे 50 से अधिक क्या है? 50 प्लस है यहाँ पे कोर्स करवाए जाते हैं। ये हरियाणा का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय है दूधौला पलवल के अंदर। उसके बाद में जो आपका पलवल है जो आपकी सल्तनत काल थी, कौन सी? सल्तनत काल, सल्तनत है। सल्तनत काल है। इस सल्तनत काल में जो आपका पलवल है, कौन सा? आपका पलवल। ये सबसे छोटा इक्ता था आपका, सबसे छोटा इक्ता। इसके अंदर आपके 30 से 40 गांव आते थे। कितने गांव? 30 से 40 गांव। और सल्तनत काल में सबसे बड़ा इक्ता पूछे आपसे तो वो आपका आंसर होगा दिल्ली। कि जो सल्तनत काल थी उसमें दिल्ली सबसे बड़ा इक्ता था आपका। और जो पलवल है ये आपका सबसे छोटा इक्ता होगा। ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में देखते हैं हमें आपके एक पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन से? आपके पूर्व नौसेना अध्यक्ष जिनका नाम आपके सुनील लांबा। उनका संबंध भी कहां से? आपके तो पलवल से है। सुनील लांबा का संबंध है, सुनील लांबा। तो इनका संबंध कहां से है? तो वो भी आपके पलवल से होगा। ये एक आपके पूर्व नौसेना अध्यक्ष थे, पूर्व नौसेना अध्यक्ष। ये बात आप ध्यान में रखना। पूर्व नौसेना अध्यक्ष आपके सुनील लांबा। इनका संबंध कहां से है? तो वो आपके पलवल में इनका संबंध होगा। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप एक नाम जानते होंगे KMP। KMP का मतलब कुंडली मानेसर पलवल। कौन सा? आपका कुंडली मानेसर पलवल, जो NH1 को NH2 से जोड़ता है। और ये जो दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक है उन
ट्रैफिकों को कम करने के लिए आपका केएमपी निकाला गया है, जिसको हमें पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। तो केएमपी कुंडली मानेसर पलवल है। इस केएमपी की सर्वाधिक जो लंबाई है वो हमारे कहाँ पे है, तो वो हमारे है पलवल में। क्या इसकी लंबाई ज्यादा है पलवल में, तो ये आप ध्यान में रखना। और इसको हम पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस है 135 किलोमीटर ये आपका लंबा है, और NH1 को NH2 से ये क्या है जोड़ता है। तो ये जो हमारी दिल्ली है ये हमारे पानीपत से निकलता है, और यहाँ पे होके ये हमारा जो फरीदाबाद है उसमें, जो फरीदाबाद और पलवल है उसमें आके ये मिलता है। तो ये जो दिल्ली के जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए हमारा केएमपी बनाया गया। इसी प्रकार एक इस तरफ बनाया गया हमारा, ये हो गया पश्चिम वाला, वो हो गया हमारा पूर्वी वाला। कौन सा? केएमपी पलवल मानेसर है, कुंडली मानेसर है पलवल। उसके बाद में देखते हैं हमें प्रथम बाल मित्र, प्रथम बाल मित्र जेल कि हरियाणा की प्रथम बाल मित्र जेल कहाँ पे है, तो वो भी आपकी पलवल में है। कौन सी? प्रथम बाल मित्र जेल कहाँ पे? आपकी पलवल में। ये आप ध्यान में रखना, प्रथम बाल मित्र जेल आपकी कहाँ पे होगी? आपकी पलवल में होगी। उसके बाद में आपसे पूछे यक्ष की मूर्तियां, यक्ष की मूर्तियां जो सबसे पुरानी मूर्तियां हैं हरियाणा में, ये भी कहाँ पे है? ये भी आपके पलवल में। यक्ष की मूर्तियां पे कहाँ पे होगी? पलवल में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां किस काल की मिलती है हमें? तो गुर्जर प्रतिहार काल की हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलती है हमें, गुर्जर प्रतिहार काल की। ये जो यक्ष की मूर्ति हैं ये आपके लाल पत्थर से बनी हुई है। किस पत्थर से बनी हुई है? आपके लाल पत्थर से बनी हुई है। और जो आपके प्राचीन समय में जो आपके कुएं थे और जोड़ थे उनके किनारों पर हमें मिलती है यक्ष की मूर्तियां। आप ये भी बातें ध्यान में रखना। उसके बाद में एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ये बनता है कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहां से खुदाई करने पर हमें जो हाथी है उसके अस्थि पंजर मिले हैं? कि हाथी के अस्थि पंजर, हाथी के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा संस्थान है जहां पर हाथी के अस्थि पंजर मिले हैं? तो वो होगा आपका हथीन पलवल में, हथीन पलवल में, पलवल में। और वर्तमान हरियाणा में कितने हाथी हैं आपके? तो 5 हाथी है वर्तमान हरियाणा में। आपके 4 हाथी आपके यमुनानगर में है और 1 हाथी आपका कुरुक्षेत्र में है। ये भी बात आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे कम पशु पूछे हरियाणा में कौन से हैं? तो वो आपका यही आंसर होगा कि सबसे कम पशु हरियाणा में कौन से आपके? तो वो आपके हाथी हैं। सबसे कम पशु हाथी, 4 हाथी आपके यमुनानगर में और 1 हाथी आपका कुरुक्षेत्र में। और चोरपुर जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पे आपके? तो वो भी आपका यमुनानगर में है। वो आपका सबसे पहला प्रथम पार्क होगा। और वर्तमान में हरियाणा में हर्बल पार्कों की संख्या पूछी आपसे तो 59 है इनकी संख्या हो जाती है। जो पहला था वो कब बना है? वो आपका 2001 में बना है। जो वो राज्य का सबसे बड़ा भी हर्बल पार्क वही है, चोरपुर हर्बल पार्क है। कहाँ पे? हमारे तो यमुनानगर में। उसके बाद में हम देखते हैं जो आप एक नृत्य सुनते होंगे जो रास नृत्य बोलते हैं, जिसको रास नृत्य। तो ये भी आपने जो रास नृत्य है ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। जो आपका रास नृत्य है तो ये भी कहाँ पे होता है? आपका होडल पलवल में, होडल पलवल में। होडल पलवल में। तो जो रास नृत्य है वो कहाँ पे होता है? आपके होडल पलवल में। और ये रास नृत्य किससे संबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये आपके भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से क्या है? ये संबंधित है। जो रास नृत्य है, जो रास नृत्य है ये कहाँ पे? आपके होडल पलवल में होता है सबसे ज्यादा। जो आपके भगवान श्री कृष्ण है इनसे क्या है? ये संबंधित है। उसके बाद में आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा गधों की संख्या। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम तो गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वो गधे वो कहाँ पे है सबसे ज्यादा?
कोई इस बात से नाराज मत हो जाना, ये जो गधे हैं ये पशुओं की बात कर रहा हूं मैं कि सबसे ज़्यादा गधों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा गधों की संख्या कहाँ पे है, तो ये हमारे पलवल में होगी। और जो टीचर वगैरह थे जिससे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय टीचर हमें यही बातें बोलते थे कि तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं कर पाते। तो वो जो टीचर है उनके बोलने का स्टाइल होता था उस समय, आजकल ये बातें नहीं है। तो ये जो गधे हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमारे पलवल में है। जो हमारी 2020 की जो पशु जनगणना हुई है, उस पशु जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गधे हमें पलवल में मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और सबसे ज़्यादा गोश्त जो गायें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है हमें 2020 की जनगणना के अनुसार, तो हमें होंगे हमारे सिरसा में। और ऊँट भी कहाँ पे है आपके सिरसा में। और सबसे ज़्यादा गौशाला भी कहाँ है आपकी, तो सिरसा में है। और सबसे ज़्यादा आपके घोड़े, ये तो आपके गधे हो गए। और आपसे घोड़े पूछे सबसे ज़्यादा, तो वो आपके होंगे गुरुग्राम में। और घोड़ों के साथ में आपसे कुत्ते पूछे कि कुत्ते भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे, तो वो भी आपके गुरुग्राम में। और हाथी आपके हो गया यमुनानगर में। उसके बाद में आपसे बात करें कि जो खरगोशों की संख्या कहाँ पे होगी हमारे, तो वो होगी आपका मेवात में सबसे ज़्यादा क्या है, खरगोश है। तो ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद में हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा लास्ट है, जो आपकी यमुना नदी है। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के जो ताजेवाला है उससे प्रवेश करती है। और जो हमारा जो पलवल है, इस पलवल के हसनपुर नामक स्थान से, कौन सा इसका, हसनपुर नामक स्थान है। तो हसनपुर नामक स्थान है एक आपके पलवल में। इस स्थान से ये जो आपकी यमुना नदी है, ये नदी आपके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। जो यमुना नदी है ये हरियाणा के आपके ताजेवाड़ा यमुनानगर में प्रवेश करती है। वहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये आपके यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद में फरीदा और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से ये जो आपके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और हरियाणा की ये आपकी पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी आपकी, यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर आपके उत्तराखंड से निकलती है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। और इस पे आपके यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार, व्यासी ये बांध इसी पर बने हुए हैं। कौन सी, रेणुका नदी के ऊपर है। और जो आपका ताजेवाला बांध है और जो आपका हथनी कुंड बांध है वो भी कहाँ पे बना हुआ है, तो वो भी आपके यमुना नदी पर है। और जो आपका अनंगपुर बांध है जो फरीदाबाद में बना हुआ है, जो 8वीं सदी में बनाया गया था राजा अनंगपाल के द्वारा, वो भी कहाँ पे है, तो वो भी इसी यमुना नदी पर है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा एक पलवल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।